Hello students, this video is for BLED थर्ड ईयर। आपके सोशल साइंस में जो पहला टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस राइटिंग इन बिहेवियरल टर्म, आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए उसके कुछ सर्टेन उद्देश्य होते हैं, उसके कुछ सर्टेन अप्रोचेस होती हैं, ठीक है। तो और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो आज हम एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि शिक्षण उद्देश्य कहते किसे हैं, कैसे हम निर्धारण करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे। तो उद्देश्य शब्द जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग बॉबिट महोदय ने किया था 1918 में, और इन्होंने एक तकनीकी के रूप में शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में किया था। एक तकनीकी के रूप में इन्होंने कहा कि किसी भी कंटेंट का, किसी भी पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करने के बाद जब शिक्षक अपने पाठ के उद्देश्यों को निर्धारित करता है कि हम इस पाठ को जो पढ़ाने जा रहे हैं उसके सर्टेन एम क्या होने चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया की अगर हम ये नहीं जान सकते कि ये शिक्षा देने के बाद, ये पाठ पढ़ाने के बाद अंत में हम किस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, तो शिक्षा हमारी, वैसा शिक्षण हमारा अपूर्ण समझा जाता है। तो उद्देश्यों का निर्धारण बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, और शिक्षक और शिक्षा दोनों की सफलता इन्हीं बातों पर निर्भर करती है कि उसके एम्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एनसीईआरटी ने इसके लिए एक डेफिनेशन दी है। उनके अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार, उद्देश्य वो बिंदु है या फिर अभीष्ट, अभीष्ट मतलब डिजायरेबल, ठीक है जिसकी दिशा में जो भी कार्य किया जाता है, जो उद्देश्य स्थापित किया जाता है, तो वो परिवर्तन है जिसे इस क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, या जिसके लिए हम क्रिया करते हैं। मतलब जो भी उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए हम जिस तरह के भी क्रियाकलाप करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो ही उद्देश्य है। ठीक, देखिए आपके इसमें दोनों हैं, एम्स भी है और ऑब्जेक्टिव्स भी है। तो शिक्षण उद्देश्य और लक्ष्य, गोल्स या एम्स, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, दो तरीके हैं। तो इन में अंतर क्या है, ठीक है, लक्ष्य क्या होते हैं और उद्देश्य क्या होते हैं, ये भी हमें सबसे पहले समझ लेना चाहिए। तो ये पूरे जो लक्ष्य हैं वो पूरे राष्ट्र और समाज की, जैसे किसी विषय को अगर रखा जाता है किसी कक्षा विशेष में, तो ये ध्यान रखा जाता है कि वहाँ की सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, उस देश की संस्कृति क्या है। संपूर्ण समाज को ध्यान में रखकर शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। तो जो लक्ष्य है, इसका पहला पॉइंट है, पूरे राष्ट्र तथा समाज की प्रकृति को देखकर निर्धारित किए जाते हैं, और इनकी जो पूर्ति है वो समाज के लोगों और विद्यालयों के ऊपर होती है, मतलब पूरे राष्ट्र पर होती है। उधर उद्देश्य क्या होते हैं, उद्देश्य शिक्षक स्वयं निर्धारित करता है। जो उद्देश्य है कि मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आपको जो ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद आप लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर समझ पाएंगे। ठीक, तो ये मैंने स्वयं निर्धारित किया कि जब हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे तो आप लक्ष्य और उद्देश्यों में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। तो लक्ष्य, ये उद्देश्य शिक्षा के लक्ष्य के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इनका स्रोत सामाजिक दर्शन होता है, यानी कि समाज की दृष्टि से रखकर, समाज को दृष्टि में रखकर लक्ष्य निर्धारित होते हैं। जबकि उद्देश्य क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, कक्षा के अनुसार, कक्षा के स्तर के अनुसार, पाठ की जो पृष्ठभूमि है उसके अनुसार, विषय के अनुसार, ठीक है, किस विषय का पाठ है। जैसे हम साइंस की बात करेंगे तो उसमें प्रयोगात्मक पक्ष अधिक होगा, प्रैक्टिकल होगा तो उसमें हम व्यवहारिकता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। अगर हम लिटरेचर की बात करेंगे तो हम उसमें व्यवहारिकता तो होगी, लेकिन हम उसके सर्टेन रूल्स को भी पढ़ेंगे। जैसे ग्रामर में भी है तो रूल्स भी पढ़ाएंगे। ठीक, तो मनोवैज्ञानिक स्रोत होते हैं इसका। फिर लक्ष्य, नॉर्मल सी बात है कि अगर पूरे समाज या राष्ट्र को ध्यान में रखकर है तो विस्तृत है, उनका क्षेत्र व्यापक है, स्कोप ज़्यादा है। और इधर जो शिक्षण के उद्देश्य की बात कर रहे हैं तो उद्देश्य के निश्चित है, सब्जेक्ट वाइज हैं, विषयवार होते हैं, टॉपिक वाइज होते हैं। जब आप लेसन प्लान आप लोगों ने बनाए होंगे ना, तो सबके जनरल उद्देश्य विषय वाइज अलग अलग होते हैं, स्पेसिफिक भी अलग होते हैं। तो इधर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक,
तो उसके बाद आता है कि बहुत सारे जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लक्ष्य मतलब गोल हमें अचीव करना है, तो इन्हें प्राप्त करने में जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य को प्राप्त करने में जो शैक्षिक लक्ष्य होते हैं वो बड़े होते हैं, उनको काफ़ी समय लगता है, दीर्घकालिक होते हैं। इधर ये कम समय में प्राप्त हुआ। उद्देश्य जो होते हैं, क्योंकि हमें पाठ में पढ़ाने और प्राप्त होते हैं, तुरंत प्राप्त होते हैं। अगर हमने आपको जैसे अभी हम लक्ष्य और उद्देश्य की बात कर रहे हैं, हम इनके अंतर के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप इसको पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं अपना उद्देश्य प्राप्त कर लूँगी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका और मेरा दोनों का उद्देश्य कहीं ना कहीं सफल हो जाएगा। ये शिक्षण की नीतियों अथवा मूल्यांकन के लिए स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं करते। जो लक्ष्य होते हैं वो नीति और मूल्यांकन के लिए कैसे हम नीतियाँ रखें, किस तरह का मूल्यांकन करें, ये लक्ष्य नहीं होता। हमें सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करना, उसका रास्ता क्या है, उसका वे क्या है, ये शिक्षक निर्धारित करता है। जबकि उद्देश्य शिक्षण की नीतियों पर किस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई TLM से पढ़ा रहे हैं, कभी प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, जैसे आज हम आपको एक वर्चुअल क्लास दे रहे हैं, तो इससे समझ में आ रहा है हम क्लास में सामने हैं, पूछ सकते हैं, तो दोनों नीतियाँ अलग अलग हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन के लिए जो उद्देश्य है वो स्पष्ट निर्देश देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हम जो लक्ष्य हैं वो हमारे लिए आदर्श रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त करना मुश्किल होता है। कभी कभी लक्ष्य क्या होते हैं, जैसे अगर आप पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, ठीक है, शिक्षक का हमेशा पंचवर्षीय योजना में हम 5 साल के लिए जो भी रखते थे पहले, तो वो लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर पाते थे, लक्ष्य क्योंकि अधिक बड़े होते हैं। ठीक, जैसे आज के समय की हम बात कर रहे हैं, तो मेरा जो अगर हम पूरा लक्ष्य करें तो सबको, सभी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न है, हर बच्चे का लक्ष्य यही होता है, लेकिन उसके शिक्षण उद्देश्य, उसकी नीतियाँ, उसके पढ़ने की स्ट्रेटजी, प्रविधियाँ, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। जबकि उद्देश्य अगर हम निर्धारित करते हैं, अगर किसी शिक्षा का उद्देश्य, कोई शिक्षण का उद्देश्य कि हमें इस पाठ को इतने समय में कंप्लीट करना है, तो उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो लक्ष्य और उद्देश्य का अर्थ है उद्देश्य थोड़े टू द टॉपिक होते हैं, सेंट्रलाइज्ड होते हैं, और टॉपिक वाइज या हम कह सकते हैं विषय वाइज, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होते हैं। तो एम्स और ऑब्जेक्टिव जाने से पहले आपको ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि लक्ष्य और उद्देश्य अलग अलग होते क्या हैं। ठीक है, तो दोनों के बारे में ये डिफरेंस जान लीजिए, अक्सर शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, अभी बता रहे हैं आपको, या आप किसी भी विषय के लिए लिख सकते हैं, बस सामाजिक अध्ययन के स्थान पर आप हिंदी इंग्लिश दोनों का कर सकते हैं, हिंदी में भी। तो लक्ष्य और उद्देश्य में बिहेवियर टर्म में जो सारी चीज़ें हैं वो टैक्सोनॉमी वगैरह सब सेम रहेगी। ठीक है, फिर आता है उद्देश्यों के प्रकार। उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो उद्देश्यों की बात करें तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, एम्स हम इसके बाद में बताएंगे, क्योंकि एम्स जो है जनरलाइज होते हैं। उद्देश्यों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, शैक्षिक उद्देश्य यानी कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और शिक्षण उद्देश्य टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं? हमने बताया शैक्षिक दार्शनिक प्रकृति के होते हैं, पाठ्यक्रम की रचना को के लिए निर्देशन प्रदान करते हैं। यानी कि शैक्षिक उद्देश्य छात्रों के अंदर होने वाला वो परिवर्तन है जो शैक्षिक क्रियाओं के द्वारा प्लान किया जाता है, नियोजित किया जाता है। एन एजुकेशन एट ऑब्जेक्टिव इम्प्लाइज द चेंजेस दैट वी ट्राई टू प्रोड्यूस इन द चिल्ड्रन। ठीक, शैक्षिक उद्देश्य ब्लूम कहते हैं शैक्षिक उद्देश्य की सहायता से केवल पाठ्यक्रम की रचना के लिए निर्देशन नहीं दिया जाता है, बल्कि मूल्यांकन की तकनीकियों का भी विशिष्ट वर्णन किया जाता है, उसमें भी सहायक होते हैं। ठीक, तो शैक्षिक उद्देश्य क्या है कि ये शिक्षक का उद्देश्य, ये हमने ये में बनाया है कि विषय से संबंधित सारी चीज़ें बच्चे जो है वो जान लेंगे, इस विषय से संबंधित हो जाएंगे, जनरल चीज़ें उसके बारे में जान लेंगे। शैक्षिक उद्देश्य कुछ परिवर्तन उसमें विषय की जानकारी उसके अंदर हो जाएगी। शिक्षण उद्देश्य क्या होते हैं? टीचर की तरफ से होते हैं। ठीक है, तो ये विशिष्ट होते हैं, स्पष्ट होते हैं। जब हम किसी को पढ़ाने जा रहे हैं तो ये, अगर हम ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो इस ग्रामर के बारे में बच्चे को फर्स्ट सेकेंड पर्सन पता होना चाहिए। सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है, ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है, और इन विषयों को कैसे इंटीग्रेटेड रखा गया है, सोशल साइंस क्या है, सोशल स्टडीज़ क्या है। तो ये स्पष्ट उद्देश्य होते हैं। ठीक है, और इसका सीधा सीधा संबंध कक्षा शिक्षण से होता है। क्लास में और सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हम किन किन माध्यमों का प्रयोग करते हैं? मान लो हम कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज जैसे हम वर्चुअल क्लास ले रहे हैं, या हमने आपको कोई प्रैक्टिकल करने को दे दिया।
ठीक है। तो ये गति इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट होता है कि हम बच्चे से क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आंसर होते हैं। क्लास में एक लिया डिस्कशन ले लिया हमने मेथड, और किसी टॉपिक पर डिस्कशन शुरू किया तो बहुत सारी नई चीज़ें और लोगों से पता चल रही। तो यहाँ पर शिक्षण के उद्देश्य जो है वो संयुक्त स्पष्ट होते हैं, संकुचित जरूर होते हैं लेकिन विशिष्ट होते हैं और स्पष्ट होते हैं, और ये शिक्षण की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। और कह सकते हैं कि शिक्षण की दिशा को एक गति भी प्रदान करते हैं, दिशा भी प्रदान करते हैं। और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति मतलब जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनके सहायक के रूप में शिक्षण उद्देश्य कार्य करते हैं। ठीक है, ये शिक्षण को दिशा प्रदान करते हैं। शिक्षण उद्देश्यों में अधिगम के उद्देश्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है, उससे जुड़े होते हैं। जैसे शिक्षण के उद्देश्य होंगे तो लर्निंग कैपेसिटी बच्चों की कैसी होगी, शिक्षण इसका भी मुख्य रूप से इसमें वर्णन किया जाता है। अब उद्देश्यों को तथा शैक्षिक उद्देश्यों को इनको वर्गीकरण भी किया जा सकता है। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्गीकरण। तीसरा जनरल और स्पेसिफिक, ये आप लोगों ने अभी लेसन प्लानिंग में देखा होगा। किसी भी विषय के जनरल जो एम्स होते हैं, ठीक है, ये सभी में सिमिलर, और कुछ विशिष्ट भी होते हैं। टैंगिबल और लेस टैंगिबल, यानी कि प्राप्य उद्देश्य और कम प्राप्य उद्देश्य, थोड़े प्राप्य उद्देश्य। तृतीय में अल्टीमेट उद्देश्य होते हैं और तुरंत उद्देश्य होते हैं। अल्टीमेट, अंतिम में जाकर आप इतना जान पाएंगे, इतना हमारा उद्देश्य इतना देना, और इमीडिएट में जो है वो आपको तुरंत कुछ आ गया। तो ये जो डायग्राम बना है इसको आप देख लीजिएगा, इससे भी समझ में आएगा। अब आता है उद्देश्यों के स्रोत क्या क्या हैं। शैक्षिक उद्देश्यों को किन किन बातों का ध्यान रख के जो है वो निर्धारित किया जाता है। तो बाल विकास का मनोविज्ञान, सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक ढांचा, राजनीतिक दशा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, मानव ज्ञान और राष्ट्र की दार्शनिक विचारधारा, ये सभी चीज़ें उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायता करती हैं। फिर उद्देश्य क्यों निर्धारित किए जाते हैं? उद्देश्यों से कार्य सीमित हो जाता है। कार्य की जो स्पष्ट, बहुत बड़ा कोई अगर हम लक्ष्य होता है, लक्ष्य को हम उसमें सर्टेन छोटे छोटे उद्देश्यों में डिवाइड कर लेते हैं, तो कार्य की स्पष्टता जो होती है, कठिनाई होती है, वो भी दूर हो जाती है। शैक्षिक हायर स्टडीज़ में ये सहायक सिद्ध होते हैं। शिक्षक के जो है स्पष्ट निर्देश मिलता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये बहुत सारा ऐसा उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति मतलब अचीवमेंट वगैरह में भी इसका मापन किया जा सकता है। अब आता है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। कैसे हम शैक्षिक, क्योंकि ये बिहेवियरल टर्म में व्यवहारगत में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो अंग्रेजी का एक शब्द है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का अर्थ ही होता है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो जब इसका प्रयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो उसका अर्थ होता है शैक्षिक उद्देश्यों का एक व्यवस्थित क्रम। ठीक, तो इसमें अनेक प्रकार से वर्गीकरण में बहुत सारे इसमें कई सारे व्यक्तियों के लिए उपयोगी भी होता है, बहुत तरह से होता है। और ये टैक्सोनॉमी 3 सिद्धांतों पर आधारित होती है। 3 प्रिंसिपल होते हैं, शैक्षिक, तार्किक और मनोवैज्ञानिक। यहाँ पर आपको इस टेबल में दिख रहा होगा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इन शैक्षिक उद्देश्यों में बेंजामिन B.M. ब्लूम ने किया था, और बाद में ये आप लिख लीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ, B.M. ब्लूम, R.F. मेगर और प्रथवाल और गर्नार्ड और मेशिया। ठीक है, तो ब्लूम का मेन है, ब्लूम ने इस क्षेत्र में क्या किया। सर्वाधिक जो प्रचलित वर्गीकरण है जो पूछा जाता है हर्बर्ट और ब्लूम की लेसन प्लान में भी आपने देखा होगा, तो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर आती है। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर या क्रियात्मक पक्ष 3 भागों में किया है। ज्ञान पक्ष यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव, भावात्मक पक्ष इफेक्टिव डोमेन और क्रियात्मक पक्ष या मनोज्ञात्मक पक्ष जिसको हम साइकोमोटर डोमेन के नाम से जानते हैं। डिटेल इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी एक साथ इतना सारा बताना पॉसिबल नहीं है, पहले आप इतना समझिए। लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष में 6 हैं: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष में क्या आता है? ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, अनुमूलन करना, विचार करना, व्यवस्था और चरित्र निर्माण। और क्रियात्मक पक्ष में क्या है? उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण व आदर। ठीक है, ज्ञान का मतलब है बच्चों को किसी सब्जेक्ट, विषय विशेष के संबंध में या किसी टॉपिक के विषय में केवल उसका जनरलाइज ज्ञान देना। मतलब अगर हम अक्षर की बात करें तो बच्चों को अक्षर बताना, ठीक है, उसके बारे में केवल ज्ञान देना।
या वर्णमाला है तो वर्णमाला के अक्षरों को बताना, वर्णमाला से बस रटाना जिसको हम कह सकते हैं। बोध का मतलब है कि उसको वास्तविक रूप से दिखाना, उसको थोड़ा समझाना। प्रयोग, जब वो अपने सेंटेंसेस में उसको प्रयोग करने लगे, किसी एक अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाने लगे। ठीक है, जैसे बचपन में छोटे बच्चों को क्या करा जाता है, पहले अक्षर ज्ञान होता है, फिर मात्रा ज्ञान होता है, फिर उन दोनों की इंपॉर्टेंस, मात्रा और अक्षरों की इंपॉर्टेंस बताई जाती है, फिर वो बच्चे अपने सेंटेंसेस में उनका प्रयोग करते हैं। फिर विश्लेषण, जो प्रयोग किया उसका विश्लेषण करना, बच्चा डेफिनेशन भी जानने लगता है, डिफाइन करना आता है उसे, नाउन क्या है पहले केवल बताया जाता है, फिर क्या होता है नाउन का विश्लेषण करना आता है, फिर संश्लेषण, फिर उसका वो प्रयोग भी करता है, यूज भी करता है और उसको छोटे छोटे भागों में अगर उसके पार्ट्स के बारे में भी जानता है। फिर मूल्यांकन, और जब सब कुछ ज्ञान हो जाता है तो फिर इवोल्यूशन होता है कि दिया गया ज्ञान कितना ज़्यादा उसको समझ में आया। ठीक है, तो उसका इवोल्यूशन किया जाता है कि वो कितना समझ पाया, क्या समझ पाया। भावात्मक पक्ष से रिलेटेड, फिर ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, अनुमूलन करना। तो आज हम ज्ञानात्मक पक्ष की अभी बात करें, कल हम इसको और डिटेल में आपको समझाएंगे। हालांकि इसमें लिखा हुआ है नीचे कि जो ये ब्लूम का पक्ष है, ठीक है, लेकिन कल हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। आज आप केवल ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में और इस टेबल को अच्छे से समझिए। कल जो इससे रिलेटेड होगा, ज्ञानात्मक क्षेत्र किसे कहते हैं, क्या है ज्ञानात्मक क्षेत्र का की इम्पोर्टेंस, ठीक है, वो हम कल आपको बताएंगे।